क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अब रिविजन भी करवा रही हूँ, आपका सिलेबस बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। इट विल नॉट टेक टाइम। प्लस एक चीज मुझे आपसे आप लोगों से और कहनी थी। तो अब आते हैं डीएवी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 ऑफ डीएवी का पेपर, ठीक है। तो सब निकालो उसमें। 25 क्वेश्चन क्या है? AD and BE are altitudes of isosceles triangle. करो चलो। AE and BE, AD and BE are altitudes of isosceles triangle ABC such that AC is equal to BC. Prove that AD is equal to BE. ऐसी फिगर में ना पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करो, ठीक है। So I'll give you time, just draw the figure. आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने कौन सी साइड गिवन है? इक्वल। उसको ना आमने सामने रख लो। आमतौर से हम एबीसी लिख लेते हैं, तो जो हमारी साइड्स इक्वल है वो आमने सामने नहीं रहती। ठीक है, तो ये ए सी और बी सी, सो आई विल राइट सी कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, है ना। ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए डी अगर ऑल्टीट्यूड है तो ऐसे जाएगा, और बीई ऑल्टीट्यूड है तो ऐसे जाएगा। दिस इज स्मार्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप ऐसे बनाओगे फिगर, एबीसी लिख लोगे, बस ओरिएंटेशन फर्क पड़ जाएगी। एसी और बीसी, ए से ऑल्टीट्यूड गया डी, ये वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। बस अब इसको ऐसे खिसका कर देखना, मतलब मैं अब अपना लैपटॉप ऐसे रखूंगी, आई जस्ट टर्न अराउंड, ये फिगर अब रिवॉल्व हो गई है। लेट मी सी, अगर मैं सिलेक्ट करके, हाँ फिगर के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, मतलब दे देते हैं हाफ टीचर अगर देता है कंसिडरेशन में। पर जब भी हो आपकी जो इक्वल साइड है ना, उसको आमने सामने रखो पहले तो। हाँ तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिले? तुमने ऑल्टीट्यूड सही से नहीं बनाए होंगे। हाँ, नहीं, डिस्कवर ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा। चलो ये वाली फिगर के साथ ही चलते हैं। देखो ये कौन से चैप्टर तुम्हें लगता है, कौन से चैप्टर से है? चैप्टर ट्राइंगल्स चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है। और कुछ हमें दिया हुआ है एसी और बीसी इक्वल है, इस हिसाब से आई विल से इट्स ऑफ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल चैप्टर में ना आपने एक ही टॉपिक बार बार किया है, कॉन्ग्रुएंस। उसमें भी मैं नैरो डाउन करूंगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.2 में है। तो मुझे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। वो कौन से होंगे? वो डिपेंड करेगा कि मुझे दिया क्या हुआ है। एसी और बीसी इक्वल है, कुछ एक कॉमन लेना होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लूंगी कॉमन? मैं कैसे वाले ट्रायंगल ले लूंगी? एक ले लूंगी एसीडी और एक ले लूंगी बीई सी। समझ में आया? जिसमें एसी ट्रायंगल आ जाए, जिसमें एसी साइड आ जाए और एक ऑल्टीट्यूड आ जाए एडी, इसको छोड़ दो। एक एसी साइड आ जाए, एक ऑल्टीट्यूड आ जाए। सो आई टेक इन ट्रायंगल ए डी सी। और दूसरा देखो, जिसमें बीसी साइड आ जाए जो इक्वल दी हुई है, और बी, हाँ 90 वाला हो गया, है ना। तो एक मैंने लिया ए डी सी और एक मैं लूंगी बीई सी। लिखो क्विकली। अब इसमें फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डेंस एडीसी बीईसी। एक तो मुझे पता है AC इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। एक कौन सा है? एक चीज कॉमन हो जाती है जब आपको एक दी हो ना, तो एक चीज कॉमन हो जाएगी, क्योंकि एक तो हम 90 डिग्री वाला एंगल ले ही लेंगे। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BEC, ईच 90 डिग्री।
एंड देन कौन सा एंगल कॉमन है, कोई कौन सी चीज कॉमन लगती है। अब इस ट्राइंगल में ना इस चीज को हाईलाइट कर लिया करो, ये ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला, एसी कैसे कॉमन है बताओ। कौन सा एंगल कॉमन हुआ, सी। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCE विच इज कॉमन। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। कौन सा रूल हो जाएगा, AAS। एंड देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE, जिसे आप लिख दोगे CPCT। तो तुम्हें ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार तो करना है, ठीक है। राइट इट 3 टाइम्स सीरियसली। जैसे नंबर लेके आने ना मार्क्स में, एट द एंड ऑफ द डे, समझ में आए और मार्क्स भी आए। समझ में आ गया तो मार्क्स आएगा, तो कम से कम 3 बार करने पे समझ में आ जाएगा क्या कर रही हो। एक बार चाहे देखकर करना, बाकी 2 बार खुद से दिमाग लगाकर, मतलब सच में टकरे मार के करना पड़ेगा अपने दिमाग, सोच कर। चाहे गलत लिखो फिर उसको क्रॉस चेक करो, फिर उसको लिखो, जब तक प्रॉपरली सही ना हो जाए। तो सम मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स। और कोई डाउट्स है दिया आपके। MCQ डिस्कस करूंगी, अभी मुझे थोड़ा कोऑर्डिनेटर्स करवाने दो, उसके बाद MCQ डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर्स थोड़े से क्वेश्चन करवाने दो ना, आगे भी सिलेबस बढ़ जाएगा। नहीं लगता बेटा, चलो चैप्टर नंबर 8 आखिरी के ना 15 मिनट्स रख लो, कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करो ना, क्योंकि सिलेबस कवर करना भी है। MCQ में डिस्कस करवा दूंगी, वो तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लेकर भी करवा दूं, पर एक क्वेश्चन अगर स्टार्ट होता है ना, फिर वो 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगते ना, फिर होता है कि प्रॉपरली अच्छे से करवाऊं, इसलिए ठीक है। करवाऊंगी, आज ही करवा के भेजूंगी MCQ, चिंता ना कर, क्योंकि इसमें से मुझे एक्स्ट्राज भी करवाने हैं आपको। एग्जाम्पल 4 तक, एग्जाम्पल 4 तक समझ में आ गया सबको, है ना। एग्जाम्पल 4 आप सारे राइट एंगल करके भी प्रेस कर सकते हो। इफ यू वांट कोऑर्डिनेटर को आपने पैरेललोग्राम बनाना है तो वो भी कर सकते हैं, बट आई थिंक क्योंकि ना हमें इंटीरियर एंगल चाहिए, तो एक ही प्रूफ हम याद करते हैं, हमने सारे 90 डिग्री एंगल प्रूफ कर लिए, विच इज फाइन। कोई भी स्कूल में अगर किसी तरह का भी कुछ आया, कुछ भी आपको लगता है कोई इशू है, तो टेल मी, आई विल एक्सप्लेन द अदर मेथड आल्सो। एग्जाम्पल 5 को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसमें हमने जब रेक्टेंगल लिया है ना, तो हमने सारे एंगल्स को 90 डिग्री करके ही प्रूव करके ही सॉल्व किया है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल 4 में वैसा ही करवा दिया, बिकॉज एग्जाम्पल 5 में भी अगर किसी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो सभी एंगल्स को 90 प्रूव कर दो, तो रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है शो दैट बाइसेक्टर्स, शो दैट बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स किसके हैं, ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। अब इसमें फिगर कौन सी ड्रॉ की है, पैरेललोग्राम। अब ये जो सारे बाइसेक्टर्स है, तो पहले क्या फॉर्म करते हैं क्या नहीं वो अलग बात है, पहले हम फिगर बनाकर उसे समझेंगे। सो टेक दिस कोऑर्डिनेट, दिस इज पैरेललोग्राम, इसको अच्छा सा एक नाम दे दो ABCD, और इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो। हाँ बिल्कुल करो, बिकॉज दिस इज समथिंग आपको फिगर समझ में आनी चाहिए। आधी ना ज्योमेट्री में 50% काम तो फिगर का होता है, ठीक है। तो मैंने ये 2 एंगल्स बाइसेक्ट किए, इसको एक नाम दे दिया, ये पॉइंट क्रिएट हुआ, फिर इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। अगर थोड़ा सा ठीक करना है शेप को, तो कॉस, आई विल टेक इट लाइक, थोड़ा रेक्टेंगल लगे भी ये, ठीक है। तो आई नेम दिस एज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। जो भी आप अंदर नाम दे रहे हो ना, अंदर वाले कोऑर्डिनेटर को, गिव इट अ प्रॉपर नेम, PQRS। तो रैंडमली मत नाम लिखना, जैसे मैंने रैंडमली नहीं लिखा कि D के बाद E लिख लो, इसको P लिख लो। तो गिव इट अ प्रॉपर नेम। वो क्या होता है कि थोड़ा काम करना आसान हो जाता है, जब जल्दी जल्दी में लिख रहे हो ना, तो बहुत PQRS फटाफट से लिख दोगे, सोचना नहीं पड़ेगा कि दोबारा से फिगर देखें, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, अब पैरेललोग्राम ABCD, पहले सारा गिवन लिख लो अच्छे से। उसमें AP बाइसेक्ट्स एंगल A, BP बाइसेक्ट्स एंगल B, CR
bisects angle C and DR bisects angle B. To prove PQRS is a rectangle. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल 4 अगर करके आए हो घर से, एग्जाम्पल 4 क्या था, बिल्कुल सेम ऐसे ये प्रूव होगा। सारे एंगल्स को 90 प्रूव करना। तो क्या आप एंगल एपीबी को 90 प्रूव कर सकते हो? मतलब पहला हमारा काम है एंगल एपीबी को 90 प्रूव करना। ठीक है ना? एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए? 90 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो जो इसका हाफ है और इसका हाफ 90, उससे ट्रायंगल लेंगे तो ये एंगल 90 आ जाएगा। समझ में आ गया? पी क्यू आर एस सारे 90 प्रूव करना। तो पहले पी को 90 प्रूव करो। अगर गिवन टू प्रूव लिख लिया तो वैसे इरेज कर रही हूँ, कर दो। अर्शमित लिख लिया? कोशिश करो प्रूफ खुद लिखने का। तुम्हें तभी आएगा। तुमने एग्जाम्पल 4 किया था ना? एग्जाम्पल 4 में हमने क्या लिया था? हाँ, तो ऐसे यहाँ पे 180 वाले कौन से एंगल होंगे? हाँ हाँ, तो ए और बी पहले लेकर चल लो इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। ये सब उस चीज के लिए जब आप कहते हो कि मैम समझ नहीं आता क्या लिखना है और वहां भूल गए। हाफ नहीं लिया? हाँ जी, तभी आप प्रूव करोगे। फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपके ये दो एंगल्स हो गए 90 प्लस एंगल ए पी बी इज 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी जो है वो क्या आ जाएगा? 90। ये हाफ हमारा 1/4 काम हो गया, मतलब हाफ कह लो काम हो गया। ठीक है, लिखो इसको पहले। बात समझ में आ गया? अब अगर आपने ये वाला ले लिया ना तो बस एक काम करना होगा, सिमिलरली एंगल डी आर सी इज ऑल्सो 90। जैसे हमने ए और बी को लिया था ऐसे ही हम सी और डी को लेकर भी प्रूव कर सकते हैं एंगल आर 90 है। तो हम यहाँ पर बस इसके बाद आपने एक लाइन ऐड करनी है, सिमिलरली सिमिलरली एंगल डी आर सी इज ऑल्सो 90। ठीक है, हमने दो तो आमने सामने वाले एंगल 90 प्रूव कर दिए, बाकी दो भी प्रूव करने हैं। वो तो दोनों किसी काम ही क्या है, बड़ा आसान है। ठीक है, नहीं गिवन है। ठीक है ना? अब कुछ नहीं करना, आपने ए और बी लिए थे ना, और आपने ये एंगल प्रूव किया। सी और डी लेकर कहते हैं, आप कह रहे हो कि हम आर भी प्रूव कर देंगे। अब मुझे एस प्रूव करना है या क्यू प्रूव करना है।
तो ये जो ट्राइंगल बनाता है वो ए एफ डी बना रहा है, तो आई विल टेक एंगल ए एंड एंगल डी कंप्लीट, मतलब एंगल बी ए डी एंड एंगल डी ए बी, सॉरी सी डी ए, डी ए डी एंड सी डी ए, उससे हाफ लेकर ये एंगल 90 हो जाएगा, लेकिन ये हमारे क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ रहा, तो इसे क्वाड्रिलेटरल में कैसे लेकर आएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली, इतना लिख लिया सबने, नोट डाउन कर लिया इतना, ठीक है। तो आपने ऐसे ही लिखना है, इन पैरेललोग्राम ए बी सिमिलरली, क्योंकि अब हम दूसरी साइड में प्रूव कर रहे हैं, सिमिलरली इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल सी डी ए plus angle DAB is 180 degree. Adjacent angles are supplementary. ठीक है, तो half of angle CDA plus half of angle DAB is 180 degree. यहाँ पे आप लिख लोगे एंगल DAS, CDA में लिख लोगे ADS, मैंने मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली नहीं लिखा, हाफ में 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर होगी बात बच्चे सबको, जो चीज सामने कर रहे थे वही अब साइड पे कर रहे हो, जो चीज सीधे देखकर हमने पी के साथ किया था वही अब एस के साथ करेंगे। ये अगर आएगा तो आपको 3 मार्क्स आएगा या फिर 5 मार्क्स, कह रही हूँ ना 5 मार्क्स आएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि एक सीरीज चलती है, आपने पहले इसको प्रूव किया, फिर इसको प्रूव किया, फिर इसको प्रूव करना जरूरी है, उससे वर्टिकली ऑपोजिट लेना जरूरी है, तो फिर आपने इन ट्राइंगल ए एस डी कह दिया, एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए एस डी इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों का सम 90 है, तो आपने वहां से ले लिया एंगल ए एस डी एज 90 डिग्री। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ए एस डी, एंगल ए एस डी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल पी एस आर किसके इक्वल हो गया, 90। अब आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल पी इज 90, एंगल आर इज 90, एंगल एस इज 90, therefore by एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सिमिलरली लिख दो, एंगल पी इज ऑल्सो 90। ठीक है, और लास्ट में 1 नंबर वाली लाइन, a quadrilateral with all angles 90 degree is a rectangle, therefore PQRS is a rectangle। लास्ट में लिखेंगे a quadrilateral with all angles 90 degree is a rectangle, therefore PQRS is a rectangle। प्रूव हो गया ये। अब आते हैं एग्जाम्पल 6। बहुत इजी है, हो गया ये। एग्जाम्पल 6 रीड करो, ABCD is a parallelogram।
Example 6, ABCD is a parallelogram. P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD. ये आई थिंक आपके डिलीटेड है, नई बुक है, इसमें फिर नहीं दिया हुआ, एग्जाम्पल 6 नहीं दिया हुआ। देखो फिर ये, अगर नई बुक है एग्जाम्पल 6 नहीं दिखा हुआ तो लिख लो इसको। एग्जाम्पल 6 राइट डाउन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P एंड Q, क्योंकि ये बांधकर चलना कि जो इसमें डिलीटेड है ना वो टीचर जरूर डालेंगे। PQ आर मिड पॉइंट्स, ये 10th में भी हो रहा है, जो बुक में डिलीटेड है ना वो तो जरूर आता है पेपर में। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD, AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R। फिगर तो बनाओ कम से कम, जब आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉ दिस फिगर। PQ is a QS। तो आपको इसमें 3 पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम करते हैं ऑपोजिट साइड पैरेलल करके, ठीक है, या फिर एक पेयर पैरेलल और इक्वल करके। तो मुझे पहले प्रूव करना है दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, और फिर प्रूव करना है DPBQ भी एक पैरेललोग्राम है, और इसके बाद ये जो छोटी सी फिगर बनी PSQR, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। कोशिश पहले सबसे ये करनी है कि जो हमें नाम मेंशन किए हुए ना वही नाम लिखो, ठीक है ना। आई सेड PRQS विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके PSQR ही लिखना, वहां पर जो दिया हुआ है वही लिखना है हमने। तो जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है ना तो एक पेयर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, या दोनों पेयर आप ऑपोजिट के पैरेलल इक्वल। तो पहले APQS को देखते हैं, APCQ को देखते हैं। देखो ये वाली फिगर, AP किस चीज का पार्ट है, AB का, और CQ जो है इसकी एक साइड, वो किसका पार्ट है, DC। और AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल भी इक्वल भी। तो AP और CQ भी पैरेलल इक्वल हो गए, हाफ्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। अगर साइड्स इक्वल है तो हाफ्स भी इक्वल होंगे, वही यूक्लिड आ गया फिर से। हाँ, मिड पॉइंट दिया हुआ इसके लिए, अदरवाइज पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन आर आल्सो पैरेलल, पर ये इक्वल है इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है। तो हम पहले गिवन लिखें, गिवन पैरेललोग्राम ABCD, P is midpoint of AB, Q is midpoint of CD। फिर आपने अगर लिखना है AQ intersects DP as S, वो अलग से बात है। AQ and BQ are joined, जो आपका लिखने का मन है तो आप लिख सकते हो। Rest everything is like information that follows, कि अगर कभी ये मुझे बुक ना दी हो, चीजें ना लिखी हो, तो मैं फिगर ड्रॉ कर सकती हूँ विदाउट, एक्चुअली इफ द फिगर इज नॉट गिवन अटैच टू द क्वेश्चन। फिगर ना दी हो ना तो मेरे को फिगर बनानी आसान है इसमें। तो प्रूव कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने लिख दिए, तो पहला वाला पार्ट करना आसान है हमारे लिए।
पहले वाला पार्ट कौन सा था देखो, एपी सीक्यू। तो एपी सीक्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, आई से AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। और रीजन क्या लिख देंगे, opposite sides of parallelogram are equal and parallel। तो ऐसे ही half of AB is parallel to half of DC and half of AB is equal to half of DC। half of AB क्या है, AP is parallel to CQ and AP is equal to CQ। यहाँ पे लिख दोगे P bisects AB and Q bisects DC। इतना चल जाएगा कि लिखना होता है हाफ, इतना चल जाता है कि P बाइसेक्ट करे AB को तो AP हाफ हो गया, Q बाइसेक्ट करे CD को तो CQ हाफ हो गया। ठीक है ना, इतना लिख लिया। इसके बाद ना, क्योंकि अगर मैं ये लिखवा रही हूँ तो दूसरी चीज आपको खुद प्रूव करनी पड़ेगी। आप लिखोगे इन पैरेललोग्राम इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, AP is parallel to CQ and AP is equal to CQ, therefore APCQ is a parallelogram। रीजन क्या लिखोगे, one pair of opposite sides is equal as well as parallel। one pair of opposite sides is equal as well as parallel। समझ में आ गया, इतना लिख लिया। लास्ट लाइन लिखवाऊं, because one pair of opposite sides is equal as well as parallel। आर्यन आपने लिख लिया है, मैम लिख रहा हूँ। ठीक, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल। ठीक है ना, अब हाँ हाँ, ये अगर इसको मैंने इक्वल भी कर दिया इसके और पैरेलल भी कर दिया, तो प्रोसीजर में मैंने याद नहीं क्या कहा था, जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल नहीं हो सकती। अगर वो इक्वल होगी तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो जो आपने पैरेलल साइड्स है उसको इक्वल भी बना दिया तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट लिखो, सिमिलरली सेकंड पार्ट होगा तो क्या आ जाएगा, बीपी डी क्यू, वही लिखा हुआ है ना, बीपी डी क्यू, डीपी डी क्यू, डीपी डी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, डीपी डी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड वाला पार्ट भी लिख लिया, सिमिलरली करके आप दूसरे वाले को भी प्रूव कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे क्यों, क्योंकि DQ is parallel to PB and DQ is equal to PB। ये लिखना होगा सेकंड पार्ट के। क्लियर हो गया, अब आते हैं थर्ड पे। तो मैं सारा प्रीवियस वाला इरेज कर रही हूँ। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट। तो पहले आपने प्रूव किया था APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो AQ is parallel to CP, AP is parallel to CQ, AQ is parallel to CP, लिखा हो, बोला हो और लिख दिया। ठीक है, AQ is parallel to CP, opposite sides of parallel। ठीक है, या फिर अब AQ में से मैंने जो मुझे पार्ट चाहिए मैंने वो ले लिया, QS, QS is parallel to PR, जिसे हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ
पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। हाफ नहीं दिया हुआ ना, वो डिपेंड करता है आपकी ये लाइन कितनी है, कितना एंगल है, वो किस पॉइंट पे कट करके जाते हैं, वो आपके एंगल पे प्लस आपकी वो एग्जैक्टली हाफ है या उसको 2/3 साइड लीजिए लेंथ और ब्रेड्थ में, लेंथ और एडजेसेंट साइड में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ पैरेलल। ऐसे ही हमने लिखा था बीपी डीपी बीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, therefore dp is parallel to qb और sp is parallel to qr। तो आपने एक ये लिया, एक ये लिया फ्रॉम वन एंड। ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली पेपर में आ जाता है। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू। हाँ हाँ हाँ, तभी तो उसने एक पार्ट को प्रूव कर दिया ना ये लिखकर, फिर उसने सिमिलरली इसका लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम वन एंड क्यू पी आर पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूफ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाती हूँ, करवा दिया था। हाँ 1 तो कर लिया था हमने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। मतलब अगर नई बुक्स है तो उसमें क्वेश्चन 1 होगा ये। ठीक है, तो अब ऐसा करना ना, मैंने आपको ना पेज शेयर कर देती हूँ, जो आपके मिसिंग क्वेश्चंस है ना वो लिख लेना, इसी पर ना एक सेपरेट पेज ले लो, सारे क्वेश्चंस को लेकर पेस्ट कर लेना फिर इसमें एज अ पेज। आती है ना वो टेक्निक, है ना? अगर नई बुक है तुम्हारे पास है, सिर्फ क्वेश्चंस को लिख लेना या प्रिंट आउट करवा लेना, तुम वो करवा लोगे आराम से, मुझे पता है ना? हाँ, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, फिर यहाँ पर एग्जैक्ट पेज कर देना उसको। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 8.1, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल। कहते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम है अगर उसके डायगोनल्स इक्वल है ना, तो आपको प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है। एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? जब उसका एक एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो मैंने ये एबीसीडी पैरेललोग्राम लिया, गिवन पैरेललोग्राम एबीसीडी जिसमें क्या हो रहा है, हाँ डायगोनल्स कहते हैं इक्वल है। ठीक है, AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, जिसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। A को पूरा लिख लो, DAB लिख लो, BAD लिख लो। ठीक है, तो वो प्रॉपर लिख लो, एंगल DAB 90 है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे? देखो जो चीज इक्वल दी होती है ना, देखो हद से जब भी आप कोऑर्डिनेटर्स ले रहे हो ना, उसमें भी ट्रायंगल बनाकर कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हो। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक टू एडजेसेंट ट्रायंगल जिसमें AC और BD साइड बनकर आए। AC और BD जो डायगोनल्स है वो एज साइड आए। तो AC के साथ जो ट्रायंगल मैं देख पा रही हूँ वो ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC। और दूसरा जो मैं देख पा रही हूँ, ABC लिखा था तो BAD लिख दूंगी। समझ में आ गया? ABC और BAD। एक ये लिया ट्रायंगल और एक ये लिया। ठीक है, नाउ आई नीड टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू AB कॉमन या BA कॉमन, देन AC is equal to BD given नहीं, आप AB कॉमन हो गया, AD और C एक मिनट, हाँ तो AD और ये आ गया ना, यहाँ से BC आ जाएगा और यहाँ से AD आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AD ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD। SSS से प्रूव कर दिया।
अब ये लेने का फायदा क्या था, मैंने एंगल इन दो एंगल्स को इक्वल कर दिया। एंगल ABC is equal to angle BAD, CPC। समझ में आ गया? अब ये कौन सा दो एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स, को इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तब हम को इंटीरियर नहीं बोलेंगे ना। इतना लिख लिया सबने? हाँ, वे 90 कहाँ प्रूव किया है? ठीक है, तो लिखोगे BAB प्लस एंगल CBA is 180 degree. Adjacent angles are supplementary. तो दोनों इक्वल है, आपने प्रूव किया पहले ही, ABC और BAD इक्वल है। therefore एंगल DAB ले लो is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो अब लिखेंगे, इतना लिख लो पहले, ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree. समझ में आ गया? तो इसके बाद हम लिखते हैं अब पैरेललोग्राम with one angle 90 degree is a rectangle, therefore ABCD is a rectangle. इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे, उसके बाद मैं आपके MCQ डिस्कस कर रहा। हाँ, थर्ड कर लो, इजी है। थर्ड में ना, थर्ड बहुत मतलब आपका जो बुक का डिलीट हुआ हुआ है वो। So that if diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. नहीं है ना? आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब एक चीज प्रूव करनी है, बाकी सिमिलरली सिमिलरली हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट if diagonals of quadrilateral bisect at 90 degree, then it is rhombus. So you make a क्या स्क्वायर शेप नहीं बनाना, बनाना तो फिर आपने उसको इस तरह से, स्क्वायर स्पेसिफिक हो जाता है। तो आप उसमें मतलब ले रहे हो कि वो अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तभी, तो अपने एंगल स्पेसिफाई नहीं करना, स्क्वायर में भी होगा लेकिन इट हैज टू बी दिस। ABCD is a quadrilateral, diagonals bisect at 90 degree. Given quadrilateral ABCD in which diagonal AC is perpendicular to diagonal BD, O is the midpoint of AC and इसे आप लिख सकते हो AO is equal to CO and BO is equal to C. ये गिवन लिखा है टू प्रूव ABCD is a rhombus। ये क्लियर हो गया?
रोम्बस होता क्या है फिगर? डायगोनल्स तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन रोम्बस की पहली चीज आपको क्या सिखाते हैं? ऑल साइड इक्वल। मुझे सारी साइड इक्वल करनी है ना। तो मैं किस साइड को पहले इक्वल करूंगी, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल करते हैं, सो आई टेक दो ट्राइंगल्स लूंगी, दो ट्राइंगल्स लूंगी, एओडी और सीओडी। ठीक है ना। सामने वाले मतलब दो इकट्ठे वाले कोई भी ले लो, इनको आप ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। एओ और सीओ, डीओ डीओ कॉमन, 90 डिग्री एंगल हो गया, ऐसे ऐसे प्रूव हो गया। आपने कहा एडी और सीडी इक्वल है। नहीं बेटा, बाइसेक्ट किया हुआ है 90। डायगोनल्स सारे मेंशन किए हुए हैं, प्रॉपर्टी डायगोनल्स की है, बताना ये रोम्बस है। समझ में आ गया? अब जो चीज आपने इन दोनों के साथ की है, आप इसके साथ भी कर सकते हो। सिमिलरली लिखना है, मतलब पहले तुमने सिर्फ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, उसके बाद सिमिलरली करके कहोगे सिमिलरली ट्राइंगल सीओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओबी, therefore CD is equal to BC। सिमिलरली यहाँ से सर्कल घुमा दिया हमने, मतलब पूरा चक्कर घुमा देना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो AC और AB इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस। ठीक है, गिवन टू प्रूफ लिख लिया है, प्रूफ लिखवाओ इजी करके कि इजी है। नई बुक का जस्टिफिकेशन नहीं है, जो टॉपिक्स उन्होंने डिलीट किए वो क्यों डिलीट किए, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो जब ये कोविड हुआ था तब उन्होंने सिलेबस को बहुत कट शॉर्ट किया था, वो क्यों पता नहीं। उस टाइम पे समझ में आया था, फिर उसको आगे भी बढ़ा दिया और कहा कि पता क्या, जितना नर डाउन करते हैं ना उतनी क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ जाती है। जितना आप सिलेबस को वास्ट रखते हो उतने क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, जितने आप उसको। हाँ, डालेंगे। डालेंगे डालेंगे ग्राफ। सबको ग्राफ आया ही है, 10th को भी आया, 9th को भी आया, सभी स्कूल में मोस्टली ग्राफ आया है। ठीक है, तो अब मैं प्रूफ लिखवा रही हूँ, तो मैं वो करवा दूंगी, इसीलिए मैं चैप्टर चाहती हूँ कि सिलेबस पूरा हो, ताकि लीनियर इक्वेशन दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, हर एक चैप्टर ना, इन जनरल लेकर एक्स्ट्रा रिजर्वेशन रीजनिंग सब उसकी रिवाइज करवा दूंगी। बुक तो कुछ है ही नहीं खास, करवा दूंगी वो भी, सारा करवा दिया हुआ है, 2-3 बार करवा दी है उनका। ठीक है, क्योंकि तुम एब्सेंट बहुत हुई ना फिर उस टाइम फ्रेम में, जब रिवीजन करवाई, दिया को करवाई थी, इसके पेपर्स के टाइम पे रिवीजन करवाई, तब तुम एब्सेंट थी। इसीलिए तो चिंता मत करो, जितना स्कूल में समझ में आता है आ जाओ, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम अगर आना है तो मुझे बता दो, फिर वो डिस्कस करके ना करवा दूँ। अभी छुट्टी होती है, संडे होता है, उस दिन करवा दूंगी। मुझे परेशान होने वाली बात है, कुछ बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं। हाँ बहुत इजी है, सिर्फ मुश्किल आती है इक्वेशन बनाने में बस। आगे जब कभी आपको स्टेटमेंट दी जाती है ना, उसकी इक्वेशंस बनानी हो तब मुश्किल आती है, और कुछ। AO is equal to CO given, OD is OD common, angle AOD is angle COD, each 9। Therefore triangle AOD is congruent to triangle COD SAS, or AD is equal to CD CP। Similarly, triangle COD is congruent to triangle COB, और CD is equal to BC। ठीक है, तो तुमने एक ये प्रूफ किया, सेकंड सिमिलरली लिख दिया, अब थर्ड भी सिमिलरली लिख दोगे। सिमिलरली ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA, और BC इज इक्वल टू AB। अब जो गोल चक्कर में घूमकर देखना, सारी साइड इक्वल होगी। तुमने कहा ये दो इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, तो यहाँ छोटा सा लिख देंगे, फ्रॉम 1 2 3 AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, a quadrilateral with all sides equal is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus। बात समझ में आ गई इतनी?
चलो अभी या तो अब इसके क्वेश्चन ना एमसीक्यूज करवा दूं। करवाऊं आगे, है ना? तो अब जो तुम्हारे एमसीक्यूज है वो डिस्कस हो जाते हैं। आई थिंक ये वाला था। तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो क्या लिखा है इसका आंसर? ये बेटा 3.62 इरैशनल नहीं है, दिस इज रैशनल, क्योंकि ये ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। सी √11 3 एंड 4 के बीच में लिखना होता है ना जब भी आपको इरैशनल, तो या तो इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लो, या फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 3 को मैंने लिखा √9, 4 बहुत छोटा हो जाएगा 3.5, स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 है। ये देखो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1, तो 1 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है ना? सो दिस इज √9, दिस इज √16, ठीक है ना? इन दोनों के बीच में रूट वाला कोई भी नंबर आता है, एक तो ये टेक्निक होती है। दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इरैशनल में स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब हम लेते हैं रैशनल नंबर तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते रहते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर होगा √11। ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, और ये तो बहुत छोटा ही हो गया, ये तो रेंज से बाहर ही चला गया। ठीक होगी बात ये? तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड है वैल्यू ऑफ 81 रेज टू पावर 5/x था ना, 81 रेज टू पावर 5/x इज इक्वल टू 243, यही था, ठीक है? तो 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 5/x, और ये आ गया 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 5। यही करोगे ना, साथ साथ लिखते रहो इसको। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 20/x, 3 रेज टू पावर 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तुम्हारा देख पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, डॉट, तुमने यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, तुमने यहाँ डॉट लगाया हुआ है, ठीक है? तो एक्स सेकंड का आंसर ए है। थर्ड का भी तुम्हारा सही था, ये दिया हुआ है 1 प्लस √x, 1 प्लस √7, x की वैल्यू, तो उसने लिखा हुआ है -6/x। तो पहले तुमने 1/x निकाला, -6/1 माइनस √7 हो गया, है ना? तो नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, गलत गलत लिख रही हूँ। 1 माइनस √7 ऊपर आएगा, अपॉन -6 आ जाएगा। जब आपने इसको -6 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों चीजें ऐसे कैंसिल हो जाएंगी, -6 यहाँ पर, और 1 माइनस √7 रह जाएगा। तो ये आंसर सही है, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये नहीं आता था, इसको एक्सपैंड करना होता है। 27 आंसर है इसका। एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, इसका कोएफिशिएंट फॉर्मूला लगाओ, x³ प्लस 27, 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 27 लिखा है, ठीक, 18x² प्लस 27, है ना? 18x² प्लस 27, इसका आंसर 27। क्लियर हो गया अर्शमीत? ठीक था आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 5, x+1 इज अ फैक्टर, 2x² प्लस kx दिया हुआ है, x+1 इज अ फैक्टर, तो इसको 0 पुट करके -1 पुट किया, 2 इंटू -1 का स्क्वायर
k इंटू -1 विल बी इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आई थिंक तुम्हारा सही है, 1 आता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तनिष्का कर लो साथ साथ। मैम फोर्थ का क्या है, 1 है कि फोर्थ है? 27। ठीक है, +1, तो ये ओके। कैंसिल ही हो जाता है। आंसर इज, बेटा फोर्थ का आंसर 27 है, फिफ्थ का आंसर ये है, सिक्स का आंसर 1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7 4 फ्रॉम y एक्सिस 7 यूनिट्स, ये तो करवाया ही था एक दिन पहले ही। एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, स्ट्रेट लाइंस भी आपको दी हुई है, ए बी और सी डी जैसे मर्जी ड्रॉ कर दो। फिर उसने कहा है एंगल BOD, ये वाला एंगल वो कहता है 63 डिग्री है, तो एंगल BOC निकालो, तो आपको उसका, हाँ, 180 - 63 करना है, तो आपका आंसर आएगा 117 डिग्री। ठीक हो गया ना, ये भी सही है। अब इसके बाद एंगल्स, लीनियर पेयर के एंगल्स 4:6 की रेशियो बना रहे हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है 18 डिग्री से, 108 डिग्री। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये अपने बुक्स में लिख लो, जहाँ पे ये आप लिख रहे हो ना, ये बहुत छोटी सी बात है। ट्रायंगल ABC, हाँ, ट्रायंगल ABC, एंगल A जो है एंगल B और C के इक्वल है, तभी कह रही हूँ बुक में लिख लो। मैंने कॉपी में बहुत बार लिखा है, आपको नोटबुक्स में रजिस्टर में नहीं याद रहेगा, बुक में ना नोट बनाकर लिख लो कहीं पर, ट्रायंगल्स में लिख लो या आप कोऑर्डिनेटर्स में लिख लो। ये लाइनर एंगल्स में आता था क्वेश्चन, लाइनर एंगल्स में ना एक्सरसाइज 6.3 का एक तरह से, क्योंकि सब एंगल प्रॉपर्टी करते थे आप। हाँ, नन ऑफ दीज गलत है इसमें। एक ट्रायंगल में ना, एक एंगल जो है A, वो B और C के सम के इक्वल है, तो ये x है और ये y है, तो ये क्या हो गया? x + y। चारों को ऐड करोगे, मतलब आप तीन एंगल्स को ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा? सम एंगल प्रॉपर्टी। अब देखा जाए तो सम एंगल प्रॉपर्टी आपको डिलीटेड है, पर उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपका x + y किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। therefore this is a right angle triangle, not none of these, it's a right angle triangle. One angle is equal to sum of other two, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एक दो बार आ भी जाता है, होता है अगर तीनों दिया ना। आइसोसेलेस राइट लिखा होता तो बोथ ए एंड बी लिखा होता, आइसोसेलेस राइट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अच्छा, राइट पे तो आप राइट मार्क कर ही दोगे ना, ठीक है ना। मे बी इट्स आइसोसेलेस इक्विलेटरल, आइसोसेलेस राइट, और फिर नन ऑफ दीज दिया होता। क्लियर हो गया? अभी क्लियर इतना सबको? ये जरूरी है क्वेश्चन, इसको लिख लो, याद रखना, क्योंकि ये काफी बार आपको पेपर में दिख जाएगा। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC, अब ये डिलीटेड वाला क्वेश्चन है, सच में कह रही हूँ डिलीटेड है, इसका लंबा सा प्रूफ होता था 6.3 में, बट ये डिलीट करके ना, हाँ, दिस इज समथिंग यू कैन सॉल्व इजीली। ट्रायंगल ABC में एंगल A आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C मीट ईच अदर एट पॉइंट O। एंगल बाइसेक्टर्स B और C के पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये चीज आगे पेपर में आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, एंगल B + एंगल C का मेजर क्या हो जाएगा? 180 में से 60 माइनस करोगे ना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 120। इनके हाफ्स का सम क्या हो गया? 60। तो ये इन दोनों को मिलाकर सम 60 आ रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? तुक्का मारा था कि नहीं सॉल्व किया? कर लिया, अब ये डिलीटेड है। वैसे बहुत इजी हो जाता है अगर आपको नंबर्स दिए हो ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर प्रूफ करना हो ना तो मुश्किल होता है। इसमें सही आ गया, अदरवाइज नहीं आता, अदरवाइज ये होता है 90 + हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6√3, तो √3/4 साइड स्क्वायर, ये तुम्हारा गलत है। तो दिस,
तो ये 3 बन गया, ये 27√3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, तुमने 54 लिख दिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 करो आगे। क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा सही है अगर तुमने डी पार्ट मार्क किया। क्वेश्चन 14 में इसने लिखा है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3, 4, 5। आपने इससे एरिया निकाल लिया। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, वैसे अगर 3, 4, 5 दिया हो तो क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट साइड होगी 5, ऑपोजिट साइड से इसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो आपने एरिया निकाला होगा ना, तो 3 + 5 8 + 4 12, हाफ किया तो 6, 6 इंटू 6 - 3, 6 - 5, 6 - 4, ये तो एरिया आ गया। जिसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स के 12, 9 3 6 3 और 2, 6 3 18 2 26, 6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया ना। 6 = हाफ इंटू 5 इंटू हाइट, तो यहाँ से 12/5 आता है 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आ गई चीज, है ना। ये तो करवाया हुआ ना, एरिया निकालो, जो साइड दी हुई है उसको बेस लेकर ऑल्टीट्यूड निकाल लो। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। 16 करवा रही हूँ, ये हो गया। 16 में लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स which can pass through two distinct points. Two distinct lines cannot have more than one point in common. False. They cannot have more than one point. Two circles are equal, their radii. C part true है. Two distinct points cannot have more than one point in common. This is true. Two distinct lines का है बेटा, गलत बोल दिया होगा। Two distinct lines cannot have more than one point in common. This is true. ठीक है, C part true है, बाकी सब false है। क्लास मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मैं रात में बैठ के मैंने करवाया था। क्लास मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज 15, 25, 35, 45। तो 35 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी आएगी इसमें? 32, 40। तुमने कौन सी लिखी है? क्यों 1 to 39 कैसे हो गई? 32, 40। ठीक है। In a frequency distribution, midpoint of class is 10, width of class is 6, the lower limit of the class is, तो x + 6 divide by 2, हम 10 लेकर चलते हैं, यही फॉर्मूला था। 2x + 6 is 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, तो लोअर लिमिट इज 7। ठीक है। एजर्शन रीजनिंग में ACD दिया हुआ 72 डिग्री, तो if the ray stands on a line, sum of two adjacent forms is 180, तो ये रीजनिंग एक्सप्लेन assertion। ठीक है ना, और ये assertion भी ट्रू है, तो A मार्क कर दोगे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड इज √3/4, तो इसे भी मैं A मार्क कर दूंगी।